पढ़ेंगे भारतीय जलवायु प्रणाली। ये केवल मौसम से कहीं अधिक है। इसमें हिमालय, महासागर और मानव गतिविधियां शामिल हैं। आज हम भारत के क्लाइमेट सिस्टम को जरा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं वो एकदम टू द पॉइंट है और परीक्षा के नजरिए से ही तैयार किए गए हैं। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। हम मौसम और जलवायु के फर्क से शुरू करेंगे, फिर मॉनसून की पूरी कहानी को समझेंगे। ये कैसे बनता है, कैसे आता है और लौटता कैसे है। और हम उन फैक्टर्स को भी देखेंगे जो भारत की जलवायु को कंट्रोल करते हैं, जैसे हिमालय है या समुद्र से दूरी है। हाँ, साथ ही हम एल नीनो, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात जैसे जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी सरल भाषा में कवर करेंगे। तो लक्ष्य ये है कि इस विषय का एक क्लियर और तार्किक नक्शा दिमाग में बन जाए। जी बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं, मौसम यानी वेदर और जलवायु यानी क्लाइमेट, इसमें अंतर क्या है। ये शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। किसी भी जगह का बहुत शॉर्ट टर्म बदलाव है। शॉर्ट टर्म जैसे आज धूप है या बारिश हो रही है, अभी हवा चल रही है, शाम को रुक गई, ये सब मौसम है। अच्छा। लेकिन जलवायु वो एक बहुत लंबी कहानी है। जब हम 30-35 साल तक मौसम का एक औसत पैटर्न देखते हैं, उस लंबे पैटर्न को जलवायु कहते हैं। अच्छा, तो मौसम आज का हाल है और जलवायु कह सकते हैं उस जगह का मिजाज है। बिल्कुल सही कहा आपने, मिजाज। और इसी आधार पर भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, तो भारत की इस मानसूनी जलवायु को कौन सी चीजें हैं जो नियंत्रित करती हैं, कौन से बड़े फैक्टर्स हैं? इसमें मुख्य रूप से 4 बड़े कारक हैं। 4? जी। पहला है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, हाँ। कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग बीच से गुजरती है। ये एक तरह से देश को 2 क्लाइमेट जोन में बांट देती है। 2 जोन में? हाँ, दक्षिणी हिस्सा ज्यादा गर्म मतलब उष्ण, और उत्तरी हिस्सा थोड़ा कम गर्म जिसे हम उपोष्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा बड़ा फैक्टर है ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। ऊंचाई? इसका एक सीधा सा नियम है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है। हर 165 मीटर पर करीब 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अच्छा, इसीलिए हिमालय वाले इलाके ठंडे हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए आगरा और दार्जिलिंग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, पर दार्जिलिंग हमेशा ठंडा रहता है अपनी ऊंचाई की वजह से। और तीसरा फैक्टर समुद्र से दूरी, जिसका उदाहरण मैंने दिया था दिल्ली और मुंबई का। वही, ये तीसरा और बहुत अहम कारक है। समुद्र के पास के जो इलाके हैं जैसे मुंबई, वहां सम जलवायु होती है। सम जलवायु मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, जबकि समुद्र से दूर जैसे दिल्ली या भोपाल, वहां विषम जलवायु होती है। गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी। और चौथा और शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी, हिमालय पर्वत। हाँ, हिमालय, इसका तो एक डबल रोल है। डबल रोल? वो कैसे? एक तो ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है, एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। अच्छा। और दूसरा जो सबसे जरूरी है, ये दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश करवाता है। कमाल है। तो अब आते हैं मुख्य विषय पर, मॉनसून। ये मॉनसून शब्द का मतलब क्या है और ये बनता कैसे है? ये अरबी शब्द मौसम से आया है। मौसम? जी, जिसका मतलब है हवाओं की दिशा में मौसमी बदलाव। अच्छा। और इसके बनने का जो सबसे सरल सिद्धांत है वो है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत मतलब गर्मी का खेल? हाँ, गर्मियों में भारत की जमीन बहुत गर्म हो जाती है, एक निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर क्षेत्र बन जाता है। और उसी समय समुद्र ठंडा रहता है। बिल्कुल, हिंद महासागर ठंडा रहता है तो वहां उच्च वायुदाब या हाई प्रेशर होता है, और हवा का नियम है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये नमी से भरी समुद्री हवाएं भारत की तरफ आती हैं और बारिश करती हैं? एकदम सही। तो जो मुख्य वर्षा ऋतु है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, वो आगे कैसे बढ़ता है? देखिए, ये 1 जून के आसपास केरल के मालाबार तट से टकराता है। इसे मॉनसून प्रस्फोट या मॉनसून बर्स्ट कहते हैं। मॉनसून बर्स्ट। जी। और भारत के प्रायद्वीपीय आकार की वजह से ये वहां टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। 2 शाखाओं में? हाँ, एक है अरब सागर शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, पहले अरब सागर शाखा की बात करते हैं। ये शाखा सीधे पश्चिमी घाट से टकराती है और केरल, महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश करती है। लेकिन अरावली पर्वत इसके समानांतर पड़ता है, तो राजस्थान सूखा रह जाता है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। हवाएं उसके बगल से निकल जाती हैं, कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए राजस्थान में बारिश कम होती है। और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी वाली, वो पहले पूर्वोत्तर भारत की ओर जाती है, मेघालय में मासिनराम में, वहां की पहाड़ियां उसे घेर लेती हैं। और इसीलिए वहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, पहुंचती हैं। बिहार, यूपी, पंजाब, इन सब इलाकों में बारिश करती हैं। अच्छा,
और ये लौटते हुए मॉनसून या उत्तर पूर्व मॉनसून का क्या कॉन्सेप्ट है? ये होता है अक्टूबर से दिसंबर में। तब स्थिति पूरी तरह उलट जाती है। उलट जाती है। हाँ, जमीन ठंडी हो जाती है तो हाई प्रेशर बन जाता है, और समुद्र गर्म रहता है तो वहां लो प्रेशर होता है। तो हवाएं अब जमीन से समुद्र की ओर लौटती हैं। बिल्कुल, और लौटते समय ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठा लेती हैं अच्छा, और फिर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्दियों में भारी बारिश करती हैं। तो चेन्नई में सर्दियों में जो बाढ़ आती है वो इसी वजह से आती है। जी, उसी वजह से। इसका मतलब ये है कि भारत में हर जगह एक जैसी बारिश तो नहीं होती। इसका पैटर्न क्या है? बिल्कुल नहीं होती। भारत में मोटे तौर पर 3 वर्षा क्षेत्र हैं। 3? हाँ, एक अत्यधिक वर्षा वाले, जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, जैसे पश्चिमी घाट और पूरा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। फिर आते हैं मध्यम वर्षा वाले, 100 से 200 सेंटीमीटर। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके आते हैं। और सबसे कम बारिश वाले? वो हैं न्यून वर्षा वाले, जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख। लद्दाख? हाँ, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। और एक और दिलचस्प जगह है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन, ये क्या होता है? जब हवा पहाड़ से टकराती है तो वो अपनी सारी नमी पहाड़ की एक तरफ ही बरसा देती है। अच्छा। जब हवा पहाड़ पार करके दूसरी तरफ उतरती है तो वो पूरी तरह सूख चुकी होती है, इसलिए पहाड़ का दूसरा हिस्सा सूखा रह जाता है। समझ गई। अब एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं, एल नीनो और ला नीना। ये प्रशांत महासागर की घटनाएं भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती हैं? ये दोनों घटनाएं पेरू के तट पर समुद्री तापमान से जुड़ी हैं। पेरू यानी दक्षिण अमेरिका। जी, पहले एल नीनो को समझते हैं। इसका स्पेनिश में मतलब है छोटा बच्चा। अच्छा। एल नीनो के समय पेरू का तट असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक असर पड़ता है। नकारात्मक मतलब सूखा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। हाँ, सूखे की आशंका बढ़ जाती है। तो फिर ला नीना इसका ठीक उल्टा होगा, छोटी बच्ची। एकदम सही। ला नीना में पेरू का तट बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और इसका हमारे मॉनसून पर अच्छा असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये भारतीय मानसून को और शक्तिशाली बना देता है, जिससे बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। कमाल है। अच्छा, एक और बात, सर्दियों में उत्तर भारत में जो बारिश होती है वो मॉनसून तो नहीं है, तो वो क्या है? उसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ? जी, ये भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी से उठने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात है। इतनी दूर से? हाँ, जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं इसे ईरान पाकिस्तान के रास्ते उत्तर पश्चिम भारत तक ले आती हैं। और इसका क्या असर होता है? ये पहाड़ों में बर्फबारी करता है और मैदानों में जैसे पंजाब हरियाणा में हल्की बारिश करता है। ये तो रबी की फसल के लिए बहुत अच्छा होता होगा। बहुत ही फायदेमंद है, खासकर गेहूं के लिए। इसीलिए राजस्थान में इसे प्यार से मावट कहते हैं। मावट? जी। और अंत में एक और बेसिक सवाल, चक्रवात, साइक्लोन और प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये बहुत सरल है, सारा खेल एयर प्रेशर का है। अच्छा। चक्रवात के केंद्र में हमेशा निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर होता है, इसलिए हवाएं तेजी से बाहर से अंदर की ओर घूमती हैं। और ये ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में आते हैं ना? जी हाँ, भारत में ज्यादातर वहीं आते हैं। और प्रति चक्रवात? वो इसका ठीक उल्टा है, केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, हाई प्रेशर। तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। जी, और ये साफ मौसम का संकेत है। चक्रवात मतलब तूफान, प्रति चक्रवात मतलब साफ आसमान। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि भारत की जलवायु एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। इसे हिमालय जैसे स्थानीय कारक भी कंट्रोल करते हैं और एल नीनो जैसे हजारों किलोमीटर दूर होने वाली वैश्विक घटनाएं भी। हाँ। आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो भारत के भूगोल की, कह सकते हैं, आत्मा है। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के बताए 8 तरह की मिट्टियों और वनस्पतियों की गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है। हम एक कहानी की तरह समझेंगे कि भारत की जलवायु मतलब बारिश और तापमान कैसे पहले मिट्टी को जन्म देती है और फिर वही मिट्टी तय करती है कि उस पर किस तरह के जंगल उगेंगे। हाँ, ये दोनों विषय असल में एक ही कहानी के 2 अलग-अलग हिस्से हैं। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहाँ से शुरुआत करें? हम एक सफर पर निकलते हैं और मानसून का पीछा करते हैं। मानसून भारत में सबसे पहले पश्चिमी घाट पर दस्तक देता है, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। अच्छा।
तो हमारी कहानी भी वहीं से शुरू होती है, जहां तापमान भी ज्यादा है और बारिश भी अंदाजन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा? इतनी बारिश का मिट्टी पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। इसे ऐसे समझिए कि आप चाय की पत्ती पर बार बार गर्म पानी डाल रहे हैं। तो सारा रंग और स्वाद निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ भी भारी बारिश मिट्टी के पोषक तत्व जैसे सिलिका और चूना को धोकर नीचे ले जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षालन या लीचिंग। अच्छा, तो ऊपर सिर्फ वो बचता है जो पानी में नहीं घुलता, जैसे लोहा और एल्यूमिनियम। और मैंने पढ़ा है कि सूखने पर ये मिट्टी ईंट जैसी सख्त हो जाती है। एकदम सही। इसीलिए इसका नाम लेटराइट पड़ा, क्योंकि लैटिन में लेटर का मतलब ईंट होता है। तो फिर ऐसी धुली हुई मिट्टी पर क्या उगता होगा? यही एक विरोधाभास है। यही गर्मी और बारिश का माहौल भारत के सबसे घने जंगलों को भी जन्म देता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जी, ये तो कमाल है। मतलब एक तरह से खराब मिट्टी पर सबसे हरे भरे जंगल। ये कैसे हैं? क्योंकि इन जंगलों ने खुद को इसी माहौल में ढाल लिया है। वो इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा। पेड़ों के पत्ते लगातार गिरते हैं और सड़कर तुरंत पोषक तत्व बन जाते हैं, इससे पहले कि बारिश उन्हें धो पाए। मतलब एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल। आबनूस, महोगनी जैसी कीमती लकड़ी यहीं मिलती है। और केरल, मेघालय में इसी लेटेराइट मिट्टी पर चाय, कॉफी और काजू की खेती होती है। तो जहां सबसे ज्यादा बारिश, वहां लैटराइट मिट्टी और सदाबहार वन। अब अगर हम पश्चिमी घाट पार करके दक्कन के पठार की तरफ चलें, जहां बारिश कम हो जाती है, तो कहानी कैसे बदलती है? कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब हम उस इलाके में हैं जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की मिट्टी का जन्म बारिश से नहीं, आग से हुआ है। आग से मतलब? लाखों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी फटे थे। उनका लावा हर तरफ फैल गया था। वही लावा जब ठंडा होकर टूटा तो उससे बनी काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा, तो इसका गहरा काला रंग उसी लावा की वजह से है? हाँ, इसमें टिटनी फेरस मैग्नेटाइट होता है ना। हाँ, उसी की वजह से। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत कुछ और ही है, इसकी पानी सोखने की क्षमता। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बिल्कुल। ये मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करती है, बहुत देर तक नमी बनाए रखती है। इसीलिए कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हाँ, इसीलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। और एक और दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी थी, जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। जी, ऐसा लगता है मानो किसी ने खेत में हल चला दिया हो। सही पकड़ा। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी या सेल्फ प्लॉविंग सॉइल भी कहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया। ये दरारें जमीन के अंदर तक हवा पहुंचाने में मदद करती हैं। ये मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में मिलती है। ठीक है। अब यहाँ बारिश सदाबहार वनों की तरह 200 सेंटीमीटर तो नहीं होती होगी? नहीं, यहाँ बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो आप बताइए, यहाँ के जंगल कैसे होंगे? जाहिर है वो साल भर हरे नहीं रह सकते, उन्हें पानी बचाना होगा। शायद अपनी पत्तियां गिरा देते होंगे। एकदम सही। यहाँ हमें मिलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। पर्णपाती यानी पत्ते गिराने वाले। जी, ये गर्मी शुरू होते ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी का नुकसान ना हो। ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जंगल हैं। सागौन, साल, शीशम, चंदन। मतलब आर्थिक रूप से सबसे कीमती लकड़ी इन्हीं जंगलों से मिलती है। हाँ। और जहां बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है, जैसे राजस्थान में, वहां पेड़ और भी स्मार्ट हो जाते हैं। वो अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं ताकि पानी का नुकसान बिल्कुल ना हो। और उनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहरी चली जाती हैं। ये हुए कांटेदार वन, थॉर्न फॉरेस्ट। बिल्कुल। बबूल, खेजड़ी, नागफनी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि कैसे बारिश घटने से सदाबहार वन, पर्णपाती और फिर कांटेदार वनों में बदल जाते हैं। अब उस मिट्टी की बात करते हैं जो भारत के सबसे बड़े हिस्से, लगभग 43% भाग पर फैली है, जलोढ़ मिट्टी। हाँ, अब हम भारत के दिल यानी उत्तर भारत के विशाल मैदानों में आ गए हैं। यहाँ की कहानी नदियों से जुड़ी है। जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल हिमालय से निकलने वाली नदियों का तोहफा है। वो अपने साथ जो बारीक मिट्टी मतलब सेडिमेंट लाती हैं और मैदानों में बिछा देती हैं। जी, और ये प्रक्रिया हजारों लाखों सालों से चल रही है। इसीलिए ये मिट्टी बहुत गहरी और उपजाऊ है। मैंने इसके 2 प्रकारों के बारे में पढ़ा है, खादर और बांगर। ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। खादर वो नई जलोढ़ मिट्टी है जो नदियां हर साल बाढ़ के साथ लाती हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है। और बांगर? बांगर पुरानी जलोढ़ है
जो नदी से दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है। वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो वो खादर से कम उपजाऊ होती होगी। हाँ, इसमें पोटाश तो भरपूर होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और इसी मिट्टी पर भारत की आधी से ज्यादा आबादी निर्भर है। गेहूं, चावल, गन्ना सब कुछ यहीं उगता है। बिल्कुल। अब हम दक्षिण भारत की तरफ वापस चलते हैं। वहां काली मिट्टी के अलावा एक और मिट्टी है जो बहुत बड़े इलाके में फैली है, लाल मिट्टी। हाँ, लाल मिट्टी। इसकी कहानी भारत की सबसे पुरानी चट्टानों से जुड़ी है। दक्कन के पठार के उन हिस्सों में जहां लावा नहीं पहुंचा, वहां पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानें हैं। उनके टूटने से लाल मिट्टी बनती है। और इसका लाल रंग क्या वो भी लोहे की वजह से है, जैसे लेटराइट में था? बिल्कुल। इसमें मौजूद लौह ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड इसे इसका लाल रंग देता है। अच्छा। पर एक मजेदार बात यह है कि जब इस मिट्टी में पानी मिलता है तो ये पीली दिखने लगती है। ये जलोढ़ और काली मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती, सही कहा ना? हाँ, इसीलिए इस पर ज्यादातर मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का और मूंगफली उगाए जाते हैं। तो अब हमने भारत की 3 सबसे बड़ी मिट्टियों जलोढ़, काली और लाल को समझ लिया है। अब पहाड़ों पर चलते हैं, हिमालय में। वहां क्या मिलता है? माउंटेन सॉइल। इसकी क्या खासियत है? इसमें ह्यूमस बहुत होता है। ठंडे मौसम की वजह से गिरे हुए पत्ते पूरी तरह सड़ नहीं पाते और मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन ह्यूमस ज्यादा होने के बावजूद ये बहुत उपजाऊ क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी प्रकृति अम्लीय मतलब एसिडिक होती है। लेकिन ये सेब, नाशपाती और चाय की खेती के लिए बेहतरीन है। और यहाँ वनस्पति भी तो ऊंचाई के साथ बदलती होगी। हाँ, बिल्कुल। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हमें मिलते हैं शंकुधारी वन, कॉनिफरस फॉरेस्ट्स। चीड़, देवदार जैसे पेड़ जिनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती हैं। जी। ऐसा क्यों? ये एक शानदार एडेप्टेशन है। इन पेड़ों का आकार कोन जैसा होता है ताकि जब बर्फ गिरे तो वो उन पर रुके नहीं, फिसलकर नीचे गिर जाए। अच्छा, चौड़ी पत्तियां होती तो बर्फ के वजन से डालियां टूट जाती। बिल्कुल। इनकी लकड़ी मुलायम होती है जो कागज और माचिस बनाने के काम आती है। और 3600 मीटर से भी ऊपर जाने पर? वहां तापमान इतना गिर जाता है कि बड़े पेड़ उग ही नहीं पाते। उसे ट्री लाइन कहते हैं। तो वहां क्या मिलता है? बस अल्पाइन घास के मैदान और छोटी छोटी झाड़ियां। गुज्जर और बकरवाल जैसी जनजातियां गर्मियों में अपने जानवरों को चराने यहीं आती हैं। ठीक है, अब 2 और खास तरह की मिट्टियों की बात करते हैं। एक है मरुस्थलीय मिट्टी और दूसरी लवणीय मिट्टी, जिसे ऊसर भी कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी की कहानी तो सीधी है, जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम हो और तापमान बहुत ज्यादा। हाँ, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में यह रेतीली मिट्टी मिलती है जिसमें नमी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन सिंचाई की सुविधा हो, जैसे इंदिरा गांधी नहर से हुई है, तो यहाँ फसलें उगाई जा सकती हैं। जी, बाजरा, ज्वार और सरसों जैसी फसलें। और ये ऊसर या लवणीय मिट्टी, क्या ये प्राकृतिक है या इंसानों की बनाई हुई समस्या है? ये ज्यादातर कह सकते हैं कि इंसानों की बनाई हुई समस्या है, खासकर हरित क्रांति के बाद की। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में। हाँ, जहां नहरों से बहुत ज्यादा सिंचाई की गई। होता ये है कि जमीन के नीचे का खारा पानी महीन नलियों से खिंचकर सतह पर आ जाता है। जैसे दिए की बत्ती तेल खींचती है वैसे। बिल्कुल। इसी प्रक्रिया को केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। और जब पानी धूप में उड़ जाता है तो नमक की एक सफेद परत जमीन पर रह जाती है और जमीन बंजर हो जाती है। इसके इलाज के लिए किसान खेतों में जिप्सम डालते हैं। अब हमारी यात्रा के आखिर में हम भारत के तटों पर वापस चलते हैं, उन जगहों पर जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, डेल्टा में। हाँ, वहां हमें मिलते हैं मैंग्रोव वन। ये दुनिया के सबसे अनोखे जंगलों में से हैं। ये खारे और मीठे पानी के मिश्रण में उगते हैं। जी, और इनकी मिट्टी में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, इसलिए इन पेड़ों ने सांस लेने का एक अद्भुत तरीका निकाला है। वो जड़ें जो जमीन से बाहर हवा में निकल आती हैं। हाँ, उन्हें न्यूमेटोफोर या सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। और मैंने सुना है कि ये जंगल तटों के रक्षक भी हैं। ये सच है। 2004 की सुनामी में देखा गया था कि जिन गांवों के आगे मैंग्रोव का घना जंगल था, वहां तबाही बहुत कम हुई। मतलब ये लहरों की ताकत को तोड़ देते हैं। बिल्कुल। ये चक्रवातों से भी तटों की रक्षा करते हैं।
पश्चिम बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। और उसका नाम वहां मिलने वाले सुंदरी पेड़ पर पड़ा है। जी। तो आज के इस सफर में हमने देखा कि भारत की मिट्टी और वनस्पति में कितनी विविधता है और ये सब एक दूसरे से कितना गहराई से जुड़ा है। ये पूरी तरह से जलवायु, खासकर बारिश पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ज्यादा बारिश मतलब लैटराइट मिट्टी और सदाबहार वन, और कम बारिश मतलब मरुस्थलीय मिट्टी और कांटेदार वन। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। जलवायु मिट्टी बनाती है, मिट्टी वनस्पति को तय करती है और वनस्पति वापस जलवायु और मिट्टी को प्रभावित करती है।